एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लिया है। जैसे याद होगा, मैंने जब बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था तो मैंने उसमें बताया था कि ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, पूरे मैथमेटिक्स के लिए एक फाउंडेशन का काम करता है। लाइकवाइज ये जो हमारा चैप्टर सेट थ्योरी है, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेट चैप्टर, ये जो सेट होगा ना, ये भी पूरे मैथमेटिक्स के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को बहुत ही प्यारे तरीके से ध्यान से चीज़ों को समझना, देखना और सीखना। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो सेट जो चैप्टर है ना, जिसको हम लोग सेट थ्योरी के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पर इसे सेट्स के नाम से जाना जाता है। ये जो सेट है ना, अभी आने वाले चैप्टर जैसे रिलेशन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसी तुम कह सकते हो कि लिमिट्स है, कॉन्टिन्यूटी है, इन सारे चैप्टर्स में सेट थ्योरी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहता है। पहली। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि एग्ज़ाम में जब तुम जेई के एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो एक दो क्वेश्चन तुम्हें पक्का सेट थ्योरी से तुम्हें देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो सेट है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं हर चैप्टर में ये लाइन बोलता हूँ, मैं ज़रूर ये लाइन हर चैप्टर में बोलूँगा कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट लिटरली जो सेट है ना, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये फाउंडेशन का काम कर रहा है ना, सभी के लिए, सभी का एक बेस बनता है। ये चैप्टर सभी के लिए एक बेस का काम करता है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना और समझना पड़ता है। तो ये हमारा सेट का लेक्चर नंबर 1 है। तो पहले मैं इस बात को लिख लूँ अच्छे तरीके से कि सबसे पहले तो चैप्टर हमारा सेट है, जिसको हम लोग सेट्स पढ़ते हैं, और ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 1। आज इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला चीज़ इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन मतलब क्या? इंट्रोडक्शन मतलब ये कि इसमें हम लोग डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे कि सेट होता क्या है, इस तरह की चीज़ें को समझेंगे। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में। भैया किस तरह का रिप्रेजेंटेशन? तो हम सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज़ का हमें समझना है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तीसरा, मैंने ऑफ नहीं लिखा है बट यू आर विद मी, और तीसरे नंबर पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो आज का हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट विल बी PYQs। अब मेरा प्लान ये है कि जितने भी आगे के लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं एक एक PYQs को तो ज़रूर डिस्कस करूँगा। मैं पहले भी डिस्कस करता आ रहा था, बट मैं उसको लिख नहीं रहा था, लेकिन मैं अब इस चीज़ को लिखूँगा। जितना भी पढ़ाऊँगा उसका एक PYQs तो कम से कम करेंगे ही जेई मेन के। ठीक है, तो हम लोग जेई मेन के एक PYQs को तो कम से कम देखेंगे ही देखेंगे, ज़्यादा भी देख सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर सेट। तो सबसे पहले सेट होता क्या है? तो अगर मैं बहुत ही लेम लैंग्वेज में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो सेट का मतलब होता है ना, सेट मतलब होता है, सिंपली कहा जा सकता है, बहुत सही आप बोल रहे हैं, सेट मतलब होता है कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन का मतलब ही क्या होता है कि कलेक्ट करना, चीज़ों को कलेक्ट कर लेना। जैसे आप कह सकते हो कि मैंने कलेक्शन ऑफ एप्पल्स ले लिया, है ना, मतलब सेबों का समूह है, दैट इज ऑल्सो अ सेट। लेकिन हम उस तरह का कलेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं कि हर चीज़ का कलेक्शन। हम जो कलेक्शन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट क्या होता है, वो चीज़ का डेफिनेशन अगर हम देखें ध्यान से, तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्शन होता है, अगर इसको सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूं आपको कि अ सेट इज अ well defined collection of
डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमारा होता है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सेट? सेट कहा गया कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है कौन से चीज़ों का? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। तो सबसे पहला वर्ड आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड। तो याद रखना वेल डिफाइंड मतलब ये होता है कि देखो ना, लिखा है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब हर लोगों के लिए सेम होना चाहिए। जैसे जो चीज़ तुम्हारे लिए है ना, वही चीज़ सबके लिए होना चाहिए। मतलब क्या है? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ वॉवेल्स कौन कौन है, तो तुम कहोगे कि A E I O U है। तो क्या मेरे लिए कोई दूसरा वॉवेल है क्या? नहीं, मेरे लिए भी वही वॉवेल है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ नेचुरल नंबर कौन कौन है, तो तुम कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नेचुरल नंबर्स है मेरे लिए। तो मैं पूछूं तुम्हारे लिए कौन नेचुरल नंबर है, तो तुम -1 -2 -3 थोड़ी बोलोगे। तुम अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बोलोगे। मतलब जो हमारे लिए नेचुरल नंबर है वही नेचुरल तुम्हारे लिए भी है। मतलब हर जगह नेचुरल नंबर सेम ही होगा। चाहे कोई भी व्यक्ति से मैं पूछ लूँ, उसके लिए भी नेचुरल नंबर वही है जो तुम्हारे लिए है। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। ठीक है, मतलब एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई संशय नहीं है कि मतलब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो चीज़ तुम्हारे लिए वही चीज़ सबके लिए, मतलब कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। और डिस्टिंक्ट मतलब होता है कि हर चीज़ डिफरेंट होना चाहिए, हर चीज़ को एक ही बार लिखना है। दिस इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट। जैसे जैसे इस तरह से तुम समझो, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा, एक मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो जैसे ही मैंने लिखा वॉवेल्स का, तो इस तरह से कलेक्शन लिखते हैं AEIOU। ठीक है, AEIOU। तो बताओ जो हमारे लिए, जो मैंने यहाँ पर जो अभी बोर्ड पर जो तुम वॉवेल्स देख रहे हो, क्या तुम्हारे लिए भी यही वॉवेल्स है? इतने ही वॉवेल्स है कि इसके अलावा भी क्या तुम्हारे पास कोई वॉवेल्स है? तो तुम कहोगे नहीं है। यही वॉवेल्स मेरे लिए भी हैं, यही चीज़, तो यही लेटर्स तुम्हारे लिए भी वॉवेल्स है। मतलब ये चीज़ हमारे लिए कह सकते हैं कि ये चीज़ क्या है? ये चीज़ वेल डिफाइंड है। इसी चीज़ को कहेंगे कि ये चीज़ क्या है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि क्या ये जो कलेक्शन है, क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ये जो कलेक्शन है, क्या ये वेल डिफाइंड है? तो तुम क्या कहोगे? हाँ, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। इसलिए ये क्या, ये सेट है? तो तुम कहोगे हाँ, ये एक क्या है? सेट है। तो सेट को हम देखने का यही तरीका है कि तुम्हें ये चीज़ देखना है कि क्या ये चीज़ वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अगर वो चीज़ वेल डिफाइंड है, इसका मतलब वो चीज़ क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। बात समझ में आ गया? बिल्कुल। अब एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब तुमसे पूछूंगा कि बताओ क्या वो सेट है कि नहीं है। जैसे मैंने लिखा, एक कलेक्शन मैंने लिखा, और वो कलेक्शन ये है कि कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, मैंने ये लिखा। अब तुम मुझे बताओ कि ये जो मैंने कलेक्शन लिखा है कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी कॉन्सोनेंट है उन सभी का कलेक्शन, क्या वो सेट होगा? तो तुम कहोगे कि हाँ बिल्कुल सेट होगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट की बात चल रही है। तो कॉन्सोनेंट में क्या क्या आएंगे? बी आएंगे, सी आएंगे, डी आएंगे, एफ आएंगे, ऐसे ही तो आएंगे। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है? ये चीज़ हमारे लिए वेल डिफाइंड है। जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, जो चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वही चीज़ तुम भी लिखोगे, है कि नहीं है? जो मैं चीज़ें जो लिख रहा हूँ, बी सी डी एफ लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए कॉन्सोनेंट है, और
मुझे पता है कि तुम्हारे लिए भी यही चीज़ कॉन्सोनेंट है मेरे भाई, इसलिए ये भी क्या है, एक सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि ये चीज़ वेल डिफाइंड है, इसमें कहीं पर भी कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, कहीं पर कोई भी संदेह नहीं है कि ए को मैंने क्यों नहीं लिखा। भाई मेरे ए को मैंने इसलिए नहीं लिखा, ए को मैंने अपने कलेक्शन में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ए हम सभी के लिए वॉवेल का काम करता है, लेकिन यहाँ पर बातें किया गया है कॉन्सोनेंट के लिए, इसलिए हमारे पास कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं था, कोई भी संदेह नहीं था हमारे लिए कि इस कलेक्शन में यही सारे लेटर्स आएंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ कलेक्शन, इट इज़ अ सेट। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ और मैं पूछता हूँ कि बताओ कि वो सेट है कि नहीं है। एक और मैंने लिखा, डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब मुझे तुम बताओ कि क्या ये जो मैंने कलेक्शन लिखा है क्या ये सेट है कि नहीं है, बताना ध्यान से। बताओ कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, क्या ये हमारे लिए सेट होगा कि नहीं होगा? जल्दी से सोच के बताओ कि क्या ये हमारे लिए सेट है कि नहीं है। बिल्कुल सही, ये सेट हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है मेरे भाई क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम जैसे क्लास 10 में तुमने मैथ्स पढ़ा है तभी तो तुम यहाँ पे हो, नहीं अगर पढ़े रहते तो तुम कैसे यहाँ पर आते। बिल्कुल तुमने मैथ्स पढ़ा है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 10th के तुम्हारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कौन थे, तो तुम कह सकते हो कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है, कह सकते हो कि मेरे लिए कह सकते हो कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मतलब तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफ़िकल्ट था। अब मैं दूसरे बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट टॉपिक कौन है, तो वो कहेगा कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट टॉपिक रियल नंबर्स है, कह सकता है कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट टॉपिक पॉलिनोमियल्स है। मतलब यहाँ पर सभी के लिए डिफरेंट थॉट है, सभी के लिए डिफरेंट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है। मतलब यहाँ पर एम्बिग्यूटी है, मतलब यहाँ पर संदेह है कि सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर एम्बिग्यूटी का चीज़ें आई, इसका मतलब ये सेट नहीं है, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब यही था कि सभी के लिए सेम होना चाहिए था। तो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स विल नॉट फॉर्म अ सेट। आई थिंक ये बात तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स आपको लिख के बता रहे हैं और आपको बताना है कि क्या वो सेट है या नहीं है। तो जैसे मैं आपसे लिखा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया कि मैंने क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दिया, क्वेश्चन दिया ना, अभी तो मैं लिखा भी नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, बताना जल्दी जल्दी बताना कि कौन कौन सेट है। द कलेक्शन ऑफ all the months of a year beginning with the letter J। बताओ सोच करके कि क्या ये हमारे लिए सेट है कि नहीं है। तो लिखा गया द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। मतलब हमें उन सारे मंथ्स का कलेक्शन करना है जो कि J से स्टार्ट हो रहा होगा। तो तुम सोचो, पहला क्या जनवरी J से स्टार्ट हो रहा है? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल, मतलब हमारे पास जनवरी आ रहा होगा। ठीक है, कलेक्शन में
बताओ फिर जनवरी के बाद कौन आ जाएगा, तो तुम कह सकते हो कि जून आ जाएगा, फिर कह सकते हो जुलाई आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर क्या हमारे लिए जनवरी जून जुलाई ऐसे करके आए हैं, क्या सभी के लिए यही चीज़ आ रहा होगा? तो बोलेंगे हाँ सभी के लिए यही चीज़ आ रहा होगा। मतलब यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। एम्बिग्यूटी मतलब कोई भी संदेह नहीं है, जो हमारे लिए है सब के लिए, मतलब ये एक वेल डिफाइंड है। मतलब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि जनवरी आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, यही सब चीज़ें आ रही होंगी। मतलब ये चीज़ें वेल डिफाइंड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, सेट है। ठीक है, अब मैं एक और दे रहा हूँ, ये हमारे लिए होमवर्क रहेगा। ये तुम्हें बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो सेट का काम करेगा कि नहीं करेगा। अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ novels, a collection of novels written by the writer, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आप मुझे बताओ कि क्या ये सेट होगा कि सेट नहीं होगा, आंसर में मुझे बता देना। ठीक है, बढ़िया। तो आई होप इतना बात तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सेट होता क्या है। तो सेट के बारे में मैंने ये बता दिया कि सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। अब छोटी सी बातें आपको ये समझना है यहाँ पर कि सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दो तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो देखो, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 बोला मैंने। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो तुम क्या कहोगे कि हमें नेचुरल नंबर के सेट को लिखना है जो 5 से कम है ना, हमें वो सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 5 से कम है। तो क्या क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5। तो तुमने क्या किया, सारे नेचुरल नंबर को लिस्ट कर लिया इस तरह से, और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख दिया। मतलब जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, उन सारे नेचुरल नंबर को हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया और मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया उन सारे नंबर्स को। इसी तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी फॉर्म को कहते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को हम लोग लिस्ट करके कॉमा से सेपरेट कर देते हैं और मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो वो कौन सा फॉर्म में आ गया, रोस्टर फॉर्म में होगा। तो इस तरह से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म। अब इस सेट को हम नाम दे सकते हैं, जैसे हर व्यक्ति का एक नाम होता है उसी तरह से इस व्यक्ति का भी एक नाम दिया जा सकता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ
इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से। तुम कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल बी से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हो, कुछ से भी। और ये जो 1 2 3 लिखा है, इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग? इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं? इन सभी चीज़ों को कहते हैं हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, है ना। तो जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो नेचुरल नंबर कहा गया था, जो नेचुरल नंबर 5 से कम है, 1 2 3 4 5, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। ये बात क्लियर है इतना? अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये जो 1 है, क्या ये जो 1 है क्या सेट ए में है, तो तुम कहोगे हाँ बिल्कुल, ये 1 जो दिख रहा है हमारे पास, ये जो 1 जो दिख रहा है, ये जो 1 है, ये 1 ऑफकोर्स किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, इस तरह से लिखते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि 1 जो है, इस बात का ये मतलब है कि 1 जो है, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इतना बड़ा लाइन ना लिख करके सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं? इस तरह से 1 बिलोंग्स टू ए। तो ये एक नोटेशन हो गया इस तरह से। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस सेट में बताओ 6 है, तो तुम कहोगे इस सेट में 6 नहीं है। तो अगर 6 नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख देंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, 6 डज नॉट बिलोंग्स। तो इस तरह से काट देंगे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग कि 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, 6 बिलोंग नहीं करता है किसमें? ए में। ये बात तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि चीज़ें क्या हैं। ये एक सिंबल है, ठीक है। आई होप इतना बात तुम्हें क्लियर हो गया होगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं तुम्हें कहूँ 1 2 3 लिखा है इस तरह से, एक मिनट, मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा 1 2 3, मैंने ये लिखा। किसी ने लिखा है इस तरह से 2 3 1, ऐसे लिखा है। तो बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? इस वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? मान लो ये सेट ए है, मान लो ये सेट बी है। इस सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? तो 1 है, 2 है, 3 है। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 है, 3 है, 1 है। क्या जो सेट ए के पास जो जो एलिमेंट है, क्या सेट बी के पास वो सारे एलिमेंट है? जैसे सेट ए के पास 1 एलिमेंट है, क्या सेट बी के पास भी है? हाँ, 1 भी है। क्या सेट ए के पास 2 एलिमेंट है? बिल्कुल है, यहाँ पर भी है। 3 है तो यहाँ पर भी है। तो मतलब जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स थे, सेट बी के पास भी वही सारे एलिमेंट्स हैं। बट लिखा हुआ मतलब कोई आगे लिखा है तो कोई पीछे लिखा हुआ है। तो याद रखना, आगे पीछे लिख देने से सेट चेंज नहीं होता है। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि हम एलिमेंट को किस तरह से लिखे हैं। एलिमेंट को तुम आगे लिख दो, पीछे लिख दो, दाएं लिख दो, बाएं लिख दो, कैसे भी तुम लिख दो, तो तब भी जो सेट होगा वो चेंज नहीं करेगा। तुम कह सकते हैं द ऑर्डर, है ना, द ऑर्डर, या इस तरह से लिख देते हैं, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सेट। ठीक है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट में। तुम आगे लिख दो, पीछे लिख दो, कहीं पर भी लिख दो, ये दोनों सेट अभी भी क्या है? सेम। मतलब ए और बी दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, कोई अलग नहीं लिखा हुआ है। ए और बी दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है किस चीज़ में? सेट में। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब एक और वर्ड आता है विच इज कॉल्ड, मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म, तो दूसरा टाइप है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको समझो ध्यान से। जैसे एक मैंने सेट लिखा ए 1 2 3 4 5, अभी बताओ ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि अगर सारे के सारे एलिमेंट को लिस्ट किया गया है और उसे अगर कॉमा से सेपरेट किया गया है और मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, वो कौन से फॉर्म होते हैं, तो वो होते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम सारे एलिमेंट को लिस्ट नहीं करते हैं। मतलब ये कि हम उसके बदले एक ऐसा सिंबल यूज कर देते हैं जो सबको रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट हम लिख देंगे जो सभी एलिमेंट को एक्सप्रेस कर देगा, सभी एलिमेंट को बता देगा। कैसे? इस तरह से लिखेंगे x एक एलिमेंट है, ये इसको हम पढ़ेंगे सच दैट, इसको क्या पढ़ेंगे? सच दैट x एक एलिमेंट है, इस प्रकार है, सच दैट, है ना। मैंने यहां पर क्या पढ़ा है, बड़े ध्यान से सुनना। x एक एलिमेंट है जो इस प्रकार है, इस प्रकार है कि x क्या है, x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है, x जो है वो 5 से क्या है, कम है या इक्वल है, एंड x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। मैंने इस तरह से लिख दिया। मैंने बोला कि x एक एलिमेंट है, वो x जो है वो 5 या 5 से कम होगा, और वो x क्या है, नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जैसे ही मैंने बोल दिया तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन मैंने डाल दिया था कि x जो है वो 5 से क्या है, कम है या इक्वल है। मतलब अब हमें x की वैल्यू 1 ही ले सकते हैं, 2 ही ले सकते हैं, 3 ही रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 5 से कम और इक्वल होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने लिख दिया। इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या अंतर होता है। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट को हम लिस्ट करते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं हम। जैसे एक और एग्जांपल मैंने दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू AEIOU मैंने लिख दिया। बताओ ये कौन से फॉर्म में है, तो तुम कहोगे कि ये जो है रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स को लिख दिया है। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि बताओ इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो तुम कहोगे कि भैया जी इसको हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, x एक एलिमेंट है जो इस प्रकार है, x इज एन एलिमेंट ऑफ a सच दैट, इस प्रकार है कि x इज अ वॉवेल, वॉवेल ऑफ, वॉवेल का होता है वॉवेल, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरह से मैंने लिख दिया कि स्टेटमेंट लिख दिया कि x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह से हमने जैसे ही एक स्टेटमेंट डाला तो ये काम यहाँ पर बन गया। बात समझ में आ गया? तो यही हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म था? ऊपर वाला कौन सा फॉर्म था? ऊपर वाला था रोस्टर फॉर्म। नीचे वाला कौन सा फॉर्म है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है? अंतर है। आई होप इतना बात भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और उसको सॉल्व करके तुम भी बताना। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन इज कि राइट
राइट द सेट, राइट द सेट, write the set x such that x is a positive x is a positive integer। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने इधर लिखा है ना। तुम अपने कॉपी में बढ़िया से लिखना भाई। एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। ठीक है, ये तुम्हें कहा गया सेट लिखने के लिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, तुम देख करके बताओ मुझे ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है जो तुम यहाँ से यहाँ तक जो तुम देख पा रहे हो, ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है जो बिल्कुल तुम समझ गए होगे कि ये हमारा लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। और तुम्हें कहा गया सेट लिखने के लिए, मतलब तुम्हें कहा गया है इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए। मतलब ये अल्टीमेटली सेट बिल्डर फॉर्म को तुम्हें चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुमसे ध्यान से देखोगे तो क्या कहा गया है कि x जो है, x एक एलिमेंट है, यही है ना, x जो है एक एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? कहा है कि ये जो x है ना एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर x पॉजिटिव इंटीजर है मतलब क्या कि x की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है। यही सब तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि जब तुम उसका स्क्वायर करते हो ना, जब तुम उस नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो 40 से कम होना चाहिए, ये कहा गया है। तो बताओ तुम कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हो? जैसे अगर मैं बोलूँ 1, क्या 1 तुम ले सकते हो? तो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो देखो, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 1। क्या ये 140 से कम है? तो बोले हाँ बिल्कुल कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है। अब क्या x के जगह 2 ले सकते हैं? अगर हम 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये कंडीशन को भी मैच कराना है मुझे, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। 4 क्या हो गया? क्या 40 से कम होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल 40 से कम होता है, 2 भी रख सकते हैं। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जो कि 40 से कम है, 3 को भी रख सकते हैं। 4 रख सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 भी रख सकते हैं। 5 भी रख सकते हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये भी रख सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो ये भी रख सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, जो कि नहीं रख सकते हैं। तो बस यहीं तक हमारे पास आएगा। तो जो पहले सेट बिल्डर फॉर्म में था, अब वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इस क्वेश्चन का यही क्या है? आंसर है। ठीक है, आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना था रोस्टर फॉर्म में। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें मुझे चेंज क्या करना है, मुझे ये चेंज करना है कि रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट कर देना है सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, राइट द सेट A equals to 1, 4, 9, 16, 25। देखो मैं अगर देखूँ ना तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आना बहुत इजी होता है, लेकिन रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा लॉजिकल होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना और बताओ कि क्या तुम्हें कोई लॉजिक दिख रहा है क्या? बोले हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कि क्योंकि 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 के लिए लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 के लिए मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इस 16 के लिए लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 25 के लिए मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर 25 हो गया। मतलब यहाँ पर जो हमें एक लॉजिक दिख रहा है, वो लॉजिक क्या दिख रहा है?
वो लॉजिक कुछ ऐसा दिखा है हमारे पास, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक एलिमेंट है जो इस प्रकार है कि x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, जहाँ n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अगर 1 होगी n की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर मिलेगा, तो 1x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगी। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। लेकिन तुम 10 नहीं रख सकते ना n की वैल्यू, तो इसके आगे भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा। एंड n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और साथ में मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि n जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो ये जैसा ही हमने कंडीशन इम्पोज कर दिया तो यहाँ से ये कन्फर्म हो गया है कि जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना, इन सब को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x इक्वल टू एन स्क्वायर वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल्स टू 5। अब ये कन्वर्ट हो चुका है सेट बिल्डर फॉर्म में। आई होप ये भी बात तुम्हें समझ में आ गया कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है, चीज़ों को कैसे किस तरह से समझा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, सबको लगता है कि थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आना थोड़ा सा हमारे लिए ट्रिकी होता है, थोड़ा लॉजिकल होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा रीजनिंग लगता है वहाँ पर। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसीलिए, तो चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ कि a इक्वल्स टू, मैंने तुम्हें दिया 0, 7, 26, ठीक है, 63 और 124। इसको कन्वर्ट करना है कौन से फॉर्म में, तुम ही बताओ। ये ऐसे कौन से फॉर्म में है, ये बताओ, बता दो पहले। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म है। तो ऑफ कोर्स किस में कन्वर्ट करना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो थोड़ा लॉजिक खोजो इसके लिए, क्या लॉजिक तुम्हें कुछ दिख रहा है, बताओ। क्या कोई तुम्हें लॉजिक दिख रहा है? 0 है, 0 के बाद 7 दे रहा है, फिर 26 है, 63 है, 124 है। तो एक चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये 26 लिखा है। तो 26 अगर लिखा है तो कोई लॉजिक तुम्हें दिख रहा है, बताओ मुझे। क्या कोई लॉजिक दिख रहा है? अगर यहाँ पर 26 के जगह पर अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कोई लॉजिक अगर कोई लॉजिक तुम्हें दिख रहा है, बताओ मुझे। 0, 7, 26, 63, 124, कोई लॉजिक तुम्हारे पास है? जैसे अगर मैं लिखूँ n का क्यूब -1 कर देता हूँ, तो अगर हमें n के जगह 1 रखते हैं, क्योंकि 7 जो है वो 8 - 1 दिख रहा है, और 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, 2 की पावर 3 - 1। लेकिन हाँ, अब अगर हम 26 देखें तो 3 टू द पावर 3 - 1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे 63 को लिख सकता हूँ हम लोग 64 - 1, 2 टू दी पावर, इसको क्या लिख सकता हूँ हम लोग, इसको लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, है ना, 64। तो ये हमारे पास कुछ लॉजिक दिख रहा है यहाँ पर, ये लॉजिक यहाँ पर दिख रहा है। और लॉजिक क्या दिखा है, इसको लिख सकते हैं x सच दैट कि x इज इक्वल्स टू n³ -1, है ना। n को अगर हम 1 लिख देते हैं, अगर हम n की जगह 1 लेते हैं तो ये हो गया, क्या हो गया, 1³ -1। देखो 1³ -1 क्या हो गया, 0। ऐसे ही n की जगह हम 2 लिख लेते हैं तो देखो 2³ -1, तो 2 का क्यूब 8 -1, तो देखो 7 हो रहा है। अगर हम n की जगह 3 रख लेते हैं तो 3³ -1 हो रहा है, तो 27 -1 तो 26 हो रहा है कि नहीं है। 64 -1 तो 4 का क्यूब -1 कर देंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है एक नेचुरल नंबर यहाँ पर दिख रही है कि नेचुरल नंबर हम रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एंड कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। एंड साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू जो होनी चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। n की वैल्यू मैक्सिमम आप 5 ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप लोगे तो चीज़ें गायब हो जाएंगी, चीज़ें नहीं है वो सेट में, वो सारे एलिमेंट हमारे पास इस सेट में नहीं है। तो n पर ये कंडीशन लगाना पड़ेगा कि n जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 5 है। ठीक है, ये बात क्लियर है इतना, बिल्कुल। अब
इतना बात अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बताओ, इसका आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। क्वेश्चन है ये, इफ q इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू 1/y, ठीक है, वेयर y जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। देन ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन ए 0 बिलोंग्स टू q, ऑप्शन बी 1 बिलोंग्स टू q, ऑप्शन सी 2 बिलोंग्स टू q, ऑप्शन डी 2/3 बिलोंग्स टू q। तो बताओ q एक सेट है जहाँ पर जो इसके एलिमेंट है x, और वो x इस तरह से है कि x इज इक्वल्स टू 1/y है, और y जो है वो नेचुरल नंबर है। तो पूछा गया है कि क्या 0 जो है क्या वो q में बिलोंग करेगा, क्या 1 q में बिलोंग करेगा, क्या 2 q में बिलोंग करेगा, क्या 2/3 बिलोंग करेगा q में। तो पहले तो बताओ क्या 0 होगा इसमें, इस सेट में। चलो सोच के बताओ तुम मुझे, तुम्हारा ये होमवर्क है अभी, होमवर्क मतलब ये तुम्हें बताना है, क्लास वर्क है कि बताओ कि क्या 0 इस सेट में बिलोंग होगा, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1/y है और y कह दिया है कि y एक नेचुरल नंबर है। तो अगर y नेचुरल नंबर मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है ना, y की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है ना, y की क्या वैल्यू हो सकती है, 3 हो सकती है ना। तो बताओ क्या x इक्वल्स टू 0 कभी आ सकता है, नहीं आ सकता, मतलब ये तो बिलोंग नहीं करेगा, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू q। क्या 1 बिलोंग करेगा q में, तो अगर हम y की वैल्यू 1 रख लेते हैं, अगर हम y की वैल्यू 1 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1, 1/1 क्या होता है 1, तो कह सकते हैं 1 तो q में बिलोंग करेगा। क्या 2 बिलोंग कर सकता है q में, तो y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 3 हो सकती है, मतलब x कैसा कैसा हो सकता है। अगर मैं पूछूं कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तुम कहोगे कि x की वैल्यू 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 1/4 हो सकती है, 1/5, क्योंकि y एक नेचुरल नंबर है, y 1 हो सकता है, तो इसका मतलब 1/1 हो सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब 2 भी बिलोंग नहीं करेगा क्यों में, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट तुम्हारे पास नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2/3 भी बिलोंग नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो ये इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम लोगों के लिए ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा चीज़ें समझना था, सीखना था। आई होप ये बात भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही है इस केस में। बात क्लियर है इतना, बिल्कुल। अब अगर बात इतना क्लियर है, अगर इतना बात अगर आपके पास क्लियर है, तो एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और मुझे आप बताओ क्या सही है क्या गलत है। एक क्वेश्चन मैंने दिया, a इक्वल्स टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, इस तरह से मैंने दे दिया, ठीक है, मैंने इस तरह से आपको दिया। इसको मैंने कन्वर्ट करना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है कौन से फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में, ये ऐसे तो ये रोस्टर फॉर्म में है, तो हमें कन्वर्ट किस फॉर्म में करना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलो कन्वर्ट करके दिखाओ, तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैंने क्या कहा था, x सच दैट x इस तरह से है कि x इज इक्वल्स टू, यही x की वैल्यू तुम्हें लिखना है। अब तुम ध्यान से अगर देखो लिखा क्या है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इस तरह से लिखा हुआ है। मतलब ऊपर 1 है, उसके बाद 2 गया, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, मतलब यहाँ पर n लिख देते, x इज इक्वल्स टू n अपॉन, और देखो नीचे क्या है, एक ज़्यादा है। अगर ऊपर 1 है तो देखो तो नीचे क्या लिखा है, एक ज़्यादा है। जैसे यहाँ 2 है, देखो एक ज़्यादा लिखा है, 2+1 लिखा है। यहाँ 3 है तो देखो 3+1 लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n+1 लिख देता हूँ। तो
x इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया, n अपॉन n प्लस वन। अब n की वैल्यू अगर 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो देखो क्या हो गया x की वैल्यू, तो देखो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर n के जगह मैंने 2 रख लिया, तो अगर मैंने n के जगह 2 रख लिया तो क्या हो गया, 2/3 हो जाएगा। अगर मैंने n के जगह 3 रख लिया तो 3/4 हो जाएगा। अगर मैंने n के जगह पर 4 रख लिया तो 4/5 हो जाएगा। तो देखो जितने भी एलिमेंट है क्या वो जनरेट होने लगे कि नहीं होने लगे, तो होने लगे। तो अब तुमसे मैं पूछूं कि n की वैल्यू क्या ले सकते हैं, n की वैल्यू हम कुछ भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, n की कोई भी नेचुरल वैल्यू हम ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो डॉट 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 किया गया है, मतलब यहाँ तक सिर्फ 5 तक रुका हुआ नहीं है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये बात भी तुम्हें क्लियर है, इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुझे विश्वास है ये चीज़। अब थोड़ा सा आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर अगर तुमसे पूछा जाए, जैसे a इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 5 7 8, ये एक मैंने सेट लिखा। मैं तुमसे पूछूं कि इसमें बताओ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, तो तुम कहोगे इसमें पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, मतलब यहाँ पर इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो तुम कहोगे 4 एलिमेंट है इस वाले में। इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो तुम कहोगे 4 एलिमेंट है। इसी चीज़ को कहते हैं कार्डिनैलिटी कहते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं कार्डिनल नंबर या फिर कार्डिनैलिटी। मतलब कार्डिनैलिटी मतलब कि उस सेट के पास कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया n ऑफ ए। n ऑफ ए मतलब हो गया नंबर ऑफ बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन ए। सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसी चीज़ को कहते हैं कार्डिनल नंबर या फिर कार्डिनैलिटी। ठीक है, अब जैसे मैं तुमसे पूछूं, अभी जैसे मैं तुमसे पूछूं a इक्वल्स टू AEIOU, बताओ कितना कार्डिनल नंबर है इसका, मतलब n ऑफ a कितना है, कार्डिनल नंबर कितना है, तुम क्या कहोगे 5 है, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, तो इसके पास कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इस सेट के बताओ, इस सेट के पास कितने एलिमेंट है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। याद रखना, इनफाइनाइट सेट मतलब कि उसके पास कार्डिनल नंबर कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, उसके जो उसके पास जो एलिमेंट्स होंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसके पास कैसे एलिमेंट्स हैं, इस सेट के पास कितने एलिमेंट हैं, 5 ही एलिमेंट है, इसलिए इस सेट को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में अंतर पता होना चाहिए कि फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे, इनफाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, जो कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे सेट को क्या कहते हैं हम लोग, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया,
ए इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बताओ इस सेट के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको तुम सॉल्व करके देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है ये, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। मतलब सेट ए में कहा गया था कि सेट ए में वो सारे x जो हैं वो रियल नंबर हैं जो इस वाले कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। इस वाले कंडीशन को फॉलो करने वाला सिर्फ एक ही एलिमेंट है। मतलब हम कह सकते हैं कि सेट ए के पास कितने एलिमेंट है, केवल एक एलिमेंट है। मतलब इसकी कार्डिनल नंबर कितनी हो गई, 1 हो गए। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर 1 आ गया। बहुत इजी सा तो क्वेश्चन था ये, मतलब लप्पू टाइप क्वेश्चन था ये तो। अच्छा, अगर लप्पू टाइप क्वेश्चन तो ये इसका आंसर बताओ। ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चलो इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ कि इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, मतलब इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो। तो मॉड एक्स स्क्वायर 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मॉड एक्स माइनस का मॉड एक्स प्लस का 2, फैक्टराइज कर रहे हैं इसको हम। मॉड एक्स कॉमन ले लिया तो हो जाएगा मॉड एक्स माइनस 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा मॉड एक्स माइनस 2। तो हमारे पास ये आ गया मॉड एक्स माइनस 2 और ये हो गया मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 2 आएगा और एक 1 आ जाएगा। तो मॉड एक्स की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 2 और कितनी हो जाएगी, बिल्कुल 1 और माइनस 1। तो ए का मतलब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, क्योंकि कहा गया था कि x एक रियल नंबर है, तो मतलब 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है, 1 भी, माइनस 1 भी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इस सेट के पास ये क्या हो गया, रुको भाई, मतलब इस सेट के पास, हाँ अब ठीक है, इस सेट के पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे। तुम कह सकते हो कि इस सेट के पास जो कार्डिनलिटी है या जो कार्डिनल नंबर है वो 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट विल बी 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ये PYQ है, क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है कि लेट s इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि √3 प्लस √2 का होल पावर x प्लस √3 माइनस √2 का होल पावर x इक्वल्स टू 10। ठीक है, देन द नंबर ऑफ, या हम सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस। ये आपसे पूछा गया, मतलब कार्डिनल नंबर पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपके पास 4, ऑप्शन बी दिया है 0, ऑप्शन सी दे रहा है 2
और ऑप्शन डी है आपके पास 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो जेईई मेन 2024 में पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में पूछा गया। कैसे करेंगे? अब तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ तो तुम्हें दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में ये चीज़ पढ़ाया है कि √3 + √2 को, और जब हम √3 - √2 को जब गुना करते हैं तो देखो 3 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 1। मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि √3 - √2 को हम 1/√3 + √2 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाता है। मतलब इस चीज़ को 1 करके लिखा जा सकता है। ये चीज़ मैंने बताया था, याद करो बेसिक मैथमेटिक्स में। तो चलो इसको अगर हम ऐसा करते हैं कि जो √3 + √2 का होल पावर x है ना, इसको हम t मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। √3 + √2 की पावर x को हम अगर t मान लेते हैं, इस क्वांटिटी को अगर हम t मान लें, t प्लस, तो ये √3 - √2 का होल पावर x है। √3 - √2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√3 + √2 लिख सकते हैं, उस पर पावर x हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 1/t आ गया। इसकी वैल्यू 10 के इक्वल दिया है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा t² माइनस का 10t प्लस का 1 = 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 10 प्लस माइनस √b² - 4ac होता है ना, तो ये हो गया 100 माइनस 4ac, तो 4 हो गया बाई 2a। तो t की वैल्यू क्या हो गई, 10 प्लस माइनस √96/2। अब √96 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 प्लस माइनस इसको √96 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 6 लिख सकते हैं ना, 16 × 6 = 96। तो t = हो गया 10 प्लस माइनस 4√6/2। मतलब t की वैल्यू कितनी आ रही है, t की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस का 2√6, 5 प्लस माइनस 2√6। अब ये जो 5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस माइनस 2√6 टी की वैल्यू आई है। टी किसको माना था हम लोगों ने, टी माना था √3 + √2 की पावर x की वैल्यू। मतलब इसकी वैल्यू, दो वैल्यूज आई है, 5 प्लस माइनस 2√6। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि कैसा फंक्शन है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो तुम देखो 5 + 2√6 भी एक पॉजिटिव है, और 5 - 2√6 भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि 5 ज़्यादा है 2√6 से, है ना, 5 ज़्यादा है 2√6 से। क्यों? क्योंकि तुम देख सकते हो ना, 5 2√6 इसलिए ज़्यादा है क्योंकि देखो 5 को मैं लिख सकता हूँ √25, और 2√6 को मैं लिख सकता हूँ √24। तो ये ऑफकोर्स अभी भी ज़्यादा ही है। मतलब ये 5 + 2√6 ऑलरेडी पॉजिटिव है, और 5 - 2√6 भी ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो अब हम देखो यहाँ से, ये हमारे पास आ गया √3 प्लस का √2 का होल पावर x, और ये हमारे पास है √3 प्लस √2 का होल पावर 2। एक पावर 2 वाला है, जब प्लस ले लेंगे 5 + 2√6 को लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर, और एक हो जाएगा हमारे पास √3 + √2 का होल पावर -2, तो वो मिल जाएगा 5 - 2√6। इसलिए हम कह सकते हैं कि x की दो वैल्यूज आई हैं, 2 और क्या, -2। हमसे पूछा था कि x के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो अब हम कह सकते हैं कि x के पास 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है, x की कार्डिनैलिटी 2 हो गई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 2। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब अगर ये बात समझ में आ गया है ना, तो ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दे देना कि इसका आंसर तुम्हें क्या आ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन था कुछ ऐसा, इफ़ a = n such that n³ + 5n² + 2/n is an integer
ठीक है, इज़ एन इंटीजर एंड n जो है वो खुद एक इंटीजर है। ये तो तुमसे ये पूछा गया है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए कितना होगा। चलो इसका आंसर तुम भाई कमेंट में, ठीक है भाई मेरे, इसका आंसर तुम कमेंट में ज़रूर मुझे बता दो। अगर तुम सही बता दिए तो मैं तुम्हारे कमेंट को लाइक कर दूंगा, ठीक है, सो दैट सब लोग समझ जाएंगे कि आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा सेट थ्योरी पर, आगे का डिस्कशन चालू रहेगा, इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस क्लास की तुम्हें अगर पीपीटी लेनी है तो तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से तुम इस क्लास की पीपीटी ले सकते हो। अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं उसकी भी तुम पीपीटी एक्सेस कर सकते हो, इसमें कोई तुम्हें दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलो थैंक यू सो मच। और अगर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर तुम मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, मैं उसको ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा मेरे भाई। चलो थैंक यू सो मच। 3 बार मैंने थैंक यू बोल दिया है, तुम्हें वेलकम बोल देना है भाई।